जय श्री राम। नमस्कार भाइयों मैडम, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर में इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिए। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी करवा दीजिए प्लीज। इस चैनल पे एनसीईआरटी पैटर्न क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक का ऑल टू ऑल रीडिंग कराया जाता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड किया जाता है। जैसे मैं प्रीवियस बिहार पुलिस का 2010 से लेकर 2025 तक ऑल टू ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड करा दिया गया है। और दरोगा का और एसएससी जीडी का भी अब चल रहा है। क्लास 6 का भी अपलोड कर दिए हैं, साइंस का, क्लास 7 का, क्लास 8 का भी अपलोड कर दिए। 11 लेसन, ये 12 लेसन है। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। देखिए लिखा है ना, क्लास 8 का चैप्टर 12 अध्याय 12 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने दर्शाया कि तरित और आपके कपड़ों से निकलने वाली चिंगारी अनिवार्य रूप से समान परिघटना है? 1752 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने दर्शाया कि तरित और आपके कपड़ों से निकलने वाली चिंगारी अनिवार्य रूप से समान परिघटना है? क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, चलिए। सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि तरित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है, परंतु इस तथ्य ने साकार होने से में 2000 वर्ष लगे। जब एक प्लास्टिक के स्ट्रो को पॉलीथीन से रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक का स्ट्रो किस प्रकार का आवेश वहन करेगा? जब एक प्लास्टिक के स्ट्रो को पॉलीथीन से रगड़ा जाता है तो प्लास्टिक का स्ट्रो किस प्रकार का आदेश वहन करेगा? ऋणात्मक आवेश। क्या? ऋणात्मक आवेश। जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो कुछ विष आवेश अर्जित कर लेता है। इसी प्रकार जब प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों में से रगड़ते हैं तब भी विद्युत आवेश अर्जित कर लेती है। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुओं कहते हैं। रिफिल तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलीथीन तथा बाल भी आवेशित हो जाते हैं। यह देखा गया है कि जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़े गए तो आवेशित प्लास्टिक स्ट्रो के निकट लाते हैं तो दोनों के बीच आकर्षण होता है। आपका यह अनुमान कि प्लास्टिक स्ट्रो पर ऋणावेश होना चाहिए सही है। जब दो निकायों के आवेश समान हैं एवं उन्हें उन्हें एक दूसरे के निकट रखा जाता है फिर वे करेंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित। जब दो निकायों के आवेश समान हैं एवं उन्हें एक दूसरे के निकट रखा जाता है फिर वे डैश करेंगे एक दूसरे को प्रतिकर्षित। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो परिपाटी के अनुसार रेशमी कपड़े का आवेश डैश है, ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है। यदि कांच की छड़ को रेशमी कपड़े से रगड़ा जाता है और फुलाए हुए गुब्बारे को ऊनी कपड़े से रगड़ा जाता है तो दोनों में से कौन ऋणात्मक आवेश ग्रहण करेगा? रेशमी कपड़ा और रबर का गुब्बारा। रेशमी कपड़ा और रबर का गुब्बारा। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेश वहन करता है या नहीं? निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु आवेश वहन करता है या नहीं? विद्युतदर्शी, इलेक्ट्रोस्कोप।
चलिए 7 नंबर क्वेश्चन। यह किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। भूसंपर्क कहा जाता है। भूसंपर्क कहा जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक सही नहीं है, ये सही नहीं, ये गलत है, ये दूसरा सही है। ठीक है, चलिए देखिए एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 का निचोड़, या 9 नंबर क्वेश्चन। विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक और दो, दो अथवा अधिक बादलों के बीच हो सकती है, बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। ठीक है, चलिए बादलों और पृथ्वी या विभिन्न बादलों के बीच विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया डैश का कारण बनती है। बादलों और पृथ्वी या विभिन्न बादलों के बीच बीच विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया डैश का कारण बनती है। बिजली का क्या? बिजली का। अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए त्वरित झंझा बादलों का गर्जन के दौरान कौन सा मानव क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए? तार वाले फोन से बातचीत करना। तार वाले फोन से बातचीत करना। बुक आता है जो ठनका ठनकता है, तार वाला से फोन से बात नहीं करना चाहिए। किसी इमारत में त्वरित चालक क्यों लगाया जाता है? किसी इमारत में त्वरित चालक क्यों लगाया जाता है? बिजली की इमारत से टकराने पर उत्पन्न आवेश को यह भूमि में समाहित कर देता है। बिजली की इमारत से टकराने पर उत्पन्न आवेश को वह भूमि में समाहित कर देता है। एक प्राकृतिक घटना किसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, वह है एक प्राकृतिक घटना जिसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। भूकंप एक ऐसी बड़ी घटना भी है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता हम अभी तक भी विकसित नहीं कर पाए हैं। यह विशाल स्तर पर जन जीवन तथा संपत्ति को क्षति पहुंचा सकती है। 26 जनवरी 2001 को भूज में भूकंप के झटके लगे थे। भूज की किस राज्य में स्थित है? गुजरात। 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर के उड़ी तथा गंगाधर शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था। इससे पहले गुजरात के भूज जिले में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था। डैश के अंदर गहराई के विक्षोभ के कारण कंपन होता है। डैश के अंदर गहराई के विक्षोभ के कारण कंपन होता है। भूपर्पटीज क्या है? भूपर्पटीज एक एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है तो इसके कारण भूपर्पटीज में विक्षोभ उत्पन्न होता है। यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। इन शब्दों पर विचार कीजिए। भूकंप के कारण हो सकता है, भूस्खलन हो सकता है, सुनामी आ सकती है और बाढ़ हो सकता है। ठीक है, चलिए भूकंपों से बाढ़, भूस्खलन और सुनामी आ सकते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था। महासागर के चारों ओर के तटवर्ती क्षेत्रों में अपार हानि हुई थी। क्या हुई थी? अपार हानि हुई थी। पृथ्वी की आंतरिक से बाहरी परतों के
तक विभिन्न परतों की पहचान कीजिए। आंतरिक क्रोर, बाहरी क्रोर, मेंटल भूपर्पटेज। पृथ्वी की कौन सी प्लेट भूकंप के लिए उत्तरदायी होती है? पृथ्वी की कौन सी प्लेट भूकंप के लिए उत्तरदायी होती है? पृथ्वी की भूपर्पटेज, पृथ्वी की भूपर्पटेज। हाँ, अब हम यह जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्खलन आते हैं। पृथ्वी की इस परत को भूपर्पटेज कहते हैं। पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं, यह टुकड़ों में विभाजित है। प्रत्येक टुकड़ों को प्लेट कहते हैं। यह प्लेट निरंतर गति करती रहती है जब ये एक दूसरे दूसरे से रगड़ रगड़ खाती है। पृथ्वी पर भूस्पंद उत्पन्न हो सकते हैं, भूस्खलन उत्पन्न हो सकते हैं। 3-4 ज्वालामुखी के फटने से, किसी उल्कापिंड के पृथ्वी के टकराने से, भूमिगत नाभिक के विस्फोट से, पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण आते हैं। भारत में अधिक भूकंप आने आने की संभावना वाले क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? कश्मीर हैं, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय हैं, समस्त उत्तर पूर्व हैं, कच्छ कारण राजस्थान तथा गंगा के मैदान हैं, दक्षिण भारत के कुछ भाग भूकंपीय क्षेत्र में आते हैं। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं, अतः यहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती है। यहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इस दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपीय क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। भारत के अति भूकंप बहुसंख्यक क्षेत्र कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व, कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान, दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? रुड़की, 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 रुड़की। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने भूकंप प्रतिरोधी मकान बनाने के लिए कुछ जानकारी विकसित की है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कौन कौन सही है? यहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है, फोकस कहलाता है। यहाँ जहाँ जहाँ सबसे पहले पहले भूकंप पहुँचता है, अधिकेंद्र कहते हैं। जहाँ जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसे फोकस कहते हैं। जहाँ सबसे पहले भूकंप पहुँचता है, अधिकेंद्र कहते हैं। रिएक्टर स्केल से भूकंपीय तरंग की तीव्रता मापी जाती है। रिएक्टर स्केल से भूकंपीय तरंग की तीव्रता मापी जाती है। जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है वह फोकस कहलाता है। सबसे पहले जहाँ भूकंप पहुँचता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। और रिएक्टर पैमाने में भूकंपीय तरंगे की तीव्रता मापी जाती है। चलिए अगले वीडियो में अध्याय 13 को पढ़ते हैं, क्लास 8 का लास्ट चैप्टर। ऑल टू ऑल चैप्टर का कंप्लीट हो गया है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट